नमस्कार साथियों, चैनल साहित्य संदूक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अपने इस चैनल पर हम हिंदी की बेहतरीन रचनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, बातें करते हैं और पढ़ते सुनते हैं। इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के सर्वाधिक चर्चित उपन्यासों में से एक राग दरबारी, जिसके राइटर हैं श्रीलाल शुक्ल जी। आप सभी ने इस उपन्यास के बारे में देखा सुना होगा कभी ना कभी अवश्य ही। दृश्य नंबर 4 हम देख रहे हैं जिसमें शिवपालगंज का वर्णन अब आएगा। यानी बाहर से जब एक आदमी आता है सड़क से चल के, तो उसे क्या दिखाई देगा? उसे थाना घर दिखाई देता है बाहर से, और बाहर से उसे सड़कों के आसपास की बदतर सी स्थिति दिखाई देती है। अब शिवपालगंज के अंदर आज के इसमें हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, अब तक तो हम कहाँ घूम रहे थे? ट्रक की यात्रा हमने की, उसके बाद हमने थाने की यात्रा की शिवपालगंज की, उसके बाद हमने छंगामल इंटर कॉलेज की यात्रा की। अब हम शिवपालगंज में प्रवेश कर रहे हैं। आइए तो साथ में ही प्रवेश कर लेते हैं। कुछ घूरों से भी बदतर कुछ दुकानें, तहसील, थाना, ताड़ी घर, विकास खंड का दफ्तर, शराब खाना, कॉलेज सड़क से निकल जाने वाले को लगभग इतना ही दिखाई देता था। कुछ दूर आगे एक घनी अमराई में बनी हुई कच्ची कोठरी भी पड़ती थी। उसकी पीठ सड़क की ओर थी और उसका दरवाजा, जिसमें किवाड़ नहीं थे, जंगल की ओर था। बरसात के दिनों में हलवाहे पेड़ों के नीचे से हटकर इस कोठरी में जुआ खेलते, बाकी दिनों में वो खाली पड़ी रहती। जब वह खाली रहती तब भी लोग उसे खाली नहीं रहने देते थे। देखिए, अपनी भाषा के खुलेपन को लेकर कुछ विद्वानों ने इस पे अश्लीलता के आरोप भी लगाए, लेकिन श्रीलाल शुक्ल ने बेबाक होकर अपने शब्दों का चयन किया है। ठीक, आगे देखते हैं। जब वह खाली रहती तब भी लोग उसे खाली नहीं रहने देते थे और नर नारीगण मौका देखकर उसका मनपसंद इस्तेमाल करते थे। शिवपालगंज में इस कोठरी के लिए जो नाम दिया गया था वह हेनरी मिलर को भी चौंका देने के लिए काफी था। उसमें ठंडा पानी मिलाकर कॉलेज के एक मास्टर ने उसका नाम प्रेम भवन रख दिया था। क्या रख दिया था? कॉलेज के एक मास्टर ने प्रेम भवन। अब क्यों रख दिया था? क्योंकि नर नारीगण मौका देखकर उसका मनपसंद इस्तेमाल करते थे। घूरों और प्रेम भवन के बीच पड़ने वाले सड़क के इस हिस्से को शिवपालगंज का किनारा भर मिलता था। ठेठ शिवपालगंज दूसरी ओर सड़क छोड़कर था। असली शिवपालगंज तो वैद्य जी की बैठक में था। कहाँ था? अगर आपको असली शिवपालगंज देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? वैद्य जी की बैठक में। बैठक तक पहुंचने के लिए गलियारे में उतरना पड़ता था। उसके दोनों किनारों पर छप्पर के बेतरतीब उबड़ खाबड़ मकान थे। उनके बाहरी चबूतरे बढ़ा लिए गए थे और वे गलियारी पर हावी थे। उन्हें देखकर इस फिलॉसफी का पता चलता था कि अपनी सीमा के आसपास जहां भी खाली जमीन मिले वहीं आंख बचाकर दो चार हाथ जमीन घेर लेनी चाहिए। अचानक यह गलियारा एक मैदान में खो जाता था। उसमें नीम के 3-4 पेड़ लगे थे। जिस तरह वे पनप रहे थे उससे साबित होता था कि वन महोत्सव के पहले लगाए गए हैं। वे किसी नेता या अफसर के छूने से बच गए हैं और उन्हें वृक्षारोपण और कैमरा क्लिकन की रस्मों से बख्श दिया गया है ना। इस हरे भरे इलाके में एक मकान ने मैदान की एक पूरी की पूरी दिशा को कुछ इस तरह घेर लिया था कि उधर से आगे जाना मुश्किल था। मकान वैद्य जी का था। उसका अगला हिस्सा पक्का और देहाती हिसाब से काफी रौबदार था। पीछे की तरफ दीवारें कच्ची थी और उसके पीछे शुबहा होता था घूरे पड़े होंगे। झिलमिलाते हवाई अड्डों और लकलकाते होटलों की मार्फत जैसा सिंबॉलिक मॉडर्नाइजेशन इस देश में हो रहा है, इसका असर इस मकान की वास्तुकला में भी उतर आया था और उससे साबित होता था कि दिल्ली से लेकर शिवपालगंज तक काम आने वाली देसी बुद्धि सब जगह एक सी ही है। पुनः व्यंग्य है। अभी वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भी व्यंग्य था, यहाँ भी व्यंग्य। व्यंग्य क्या है? देखिए, समझिए। होता क्या है, हमारे देश में के जो बाहरी रूप मतलब जो ज्यादा लोगों को दिखाई दे, आगे आगे का साफ सफाई चकमक एकदम रोशनी से भरा हुआ अच्छा सुसज्जित कर लेते हैं और पीछे चाहे घूरे पड़े रहे, है ना। और मिडिल क्लास फैमिलीज में भी ऐसा होता है ना, जब कोई मेहमान आता है तो हम घर का जो बेकार है सामान होता है ना, जो हमसे संभलता नहीं, वो भी हम कहीं ना कहीं छुपा देते हैं, अलमारियों में बंद करके रख देते हैं ना। तो बस वही है।
मकान का अगला हिस्सा जिसमें चबूतरा, बरामदा और एक बड़ा कमरा था, बैठक के नाम से मशहूर था। ईंट गारा ढोने वाला मजदूर भी जानता था कि बैठक का मतलब ईंट और गारे की बनी हुई इमारत भर नहीं है। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, व्हाइट हाउस, क्रेमलिन आदि मकानों के नहीं, ताकतों के नाम है। व्हाइट हाउस, ठीक, ये सब क्या है? ताकतों के नाम है। ऐसे ही बैठक जो है, वैद्य जी की बैठक, पूरे शिवपालगंज में ताकत का केंद्र है। थाने से लौटकर रुपन बाबू ने दरबारे आम यानी बरामदे में भीड़ लगी देखी तो उनके कदम तेज हो गए, धोती फड़फड़ाने लगी। बैठक में आते ही उन्हें पता चला कि उनके ममेरे भाई रंगनाथ शहर से ट्रक पर आए हैं। रास्ते में ड्राइवर ने उनसे 2 रुपए ऐंठ लिए हैं। एक दुबला पतला आदमी गंदी बनियान और धारीदार अंडरवियर पहने बैठा था। नवंबर का महीना था और शाम को काफी ठंडक हो चली थी, पर वह बनियान में काफी खुश नजर आ रहा था। उसका नाम मंगल था, पर लोग उसे सनीचर कहते थे। उसके बाल पकने लगे थे, आगे के दांत गिर गए थे। उसका पेशा वैद्य जी की बैठक पर बैठे रहना था। वह ज्यादातर अंडरवियर ही पहनता था। उसे आज बनियान पहने हुए देखकर रुपन बाबू समझ गए कि सनीचर फॉर्मल होना चाहता है। उसने रुपन बाबू को एक सांस में रंगनाथ की मुसीबत बता दी और अपनी नंगी जांघों पर तबले के कुछ मुश्किल बोल निकालते हुए ललकारा, बद्री भैया होते तो मजा आता। रुपन बाबू रंगनाथ से छूटते ही बोले, तुमने अच्छा ही किया रंगनाथ दादा, 2 रुपया देकर झगड़ा साफ किया। जरा जरा सी बात पर खून खराबा करना ठीक नहीं। रंगनाथ रुपन बाबू से 1.5 साल बाद मिल रहा था। रुपन बाबू की गंभीरता को दिन भर की सबसे दिलचस्प घटना मानते हुए रंगनाथ ने कहा, मैं तो मारपीट पर उतर आया था, बाद में कुछ सोचकर रुक गया। है ना? तो ये उस उम्र की विशेषता है कि अपनी शेखी बघारना। रुपन बाबू ने मारपीट के विशेषज्ञ की हैसियत से हाथ उठाकर कहा, तुमने ठीक ही किया। ऐसे ही झगड़ों से स्टूडेंट कम्युनिटी बदनाम होती है। अब एक क्लास में 3 साल तक पढ़ेंगे तो कम्युनिटी तो बनेगी ही। रंगनाथ ने अब उन्हें ध्यान से देखा। कंधे पर टिकी हुई धोती का छोर, ताजा खाया हुआ पान, बालों में पड़ा हुआ कई लीटर तेल, स्थानीय गुंडागिरी के किसी भी स्टैंडर्ड से वे होनहार लग रहे थे। रंगनाथ ने बात बदलने की कोशिश की पूछा, बद्री दादा कहाँ हैं? दिखे नहीं। अब देखिए, वैद्य जी कौन है? रंगनाथ जी के मामा है। रंगनाथ इसके प्रमुख पात्र हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पात्र है रंगनाथ, ध्यान रखिएगा। अब रुपन बाबू इनसे उम्र में छोटे हैं, ठीक है, और जो बद्री दादा की बात हो रही वो इन दोनों से बड़े हैं, यानी सबसे छोटे रुपन बाबू, बीच में रंगनाथ आएंगे जो कि रुपन बाबू की बुआ के लड़के हैं, और सबसे बड़े बद्री दादा जो रुपन भैया के रियल भाई हैं। सनीचर ने अपने अंडरवियर को झाड़ना शुरू किया, जैसे कुछ चींटियों को बेदखल करना चाहते हो। साथ ही भौहें सिकुड़कर बोला, मुझे भी बद्री भैया याद आ रहे हैं, वे होते तो अब तक। बद्री दादा हैं कहाँ? रंगनाथ ने उधर ध्यान न देकर रुपन बाबू से पूछा। रुपन बाबू बेरुखी से बोले, सनीचर बता तो रहा है, मुझसे पूछकर तो गए नहीं है। कहीं गए हैं, बाहर गए होंगे, आ जाएंगे, कल परसों अतरसों तक आ ही जाएंगे। उनकी बात से पता चलना मुश्किल था कि बद्री उनके सगे भाई हैं और उनके साथ एक ही घर में रहते। रंगनाथ ने जोर से सांस खींची। सनीचर ने फर्श पर बैठे बैठे अपनी टांगें फैला दी। जिस्म के जिस हिस्से से बाईं टांग निकलती है वहां उसने खाल का एक टुकड़ा चुटकी में दबा लिया। दबाते ही उसकी आंखें मुंद गईं और चेहरे पर तृप्ति और संतोष का प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे चुटकी मसलते हुए उसने भेड़िए की तरह मुंह फैलाकर जमाई ली। फिर ऊँगती हुई आवाज में कहा, रंगनाथ भैया शहर से आए, उन्हें मैं कुछ नहीं कह सकता, पर कोई किसी गंझा से 2 रुपए तो क्या 2 कौड़ी भी ऐंठ ले तो जाने। गंझा शब्द रंगनाथ के लिए नहीं था, वह एक तकनीकी शब्द था जिसे शिवपालगंज के रहने वाले अपने लिए सम्मान सूचक पद की तरह इस्तेमाल करते थे। आसपास के गांव में भी बहुत ही शांति के पुजारी मौका पड़ने पर धीरे से कहते, तुम इसके मुंह ना लगो, तुम जानते नहीं हो ये साला गंजहा है। यानी शिवपालगंज का वासी कौन है? गंजा। शिवपालगंज और गंज में रहने वाला गंजहा। इससे ज्यादा कुछ तर्क नहीं है इस शब्द के पीछे। फर्श पर वहीं एक 14-15 साल का लड़का भी बैठा था। देखते ही लगता था वह शिक्षा प्रसार के चकमे में नहीं आया है। सनीचर की बात सुनकर उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, सहराती लड़के बड़े सीधे होते हैं, कोई मुझसे रुपया मांग कर देखता तो। कहकर उसने हाथ को एक दायरे के भीतर हवा में घुमाना शुरू कर दिया। लगा किसी लॉरी में एक लंबा हैंडल डालकर वह उसे बड़ी मेहनत से स्टार्ट कर रहा है। लोग हंसने लगे, पर रुपन बाबू गंभीर बने रहे। उन्होंने रंगनाथ से पूछा, तो तुमने ड्राइवर को अपनी मर्जी से रुपए दिए थे या उसने धमका कर छीन लिए थे? रंगनाथ ने यह सवाल अनसुना कर दिया और इसके जवाब में एक दूसरा सवाल किया, अब तुम किस दर्जे में पढ़ते हो रुपन? उनकी शक्ल से लगा कि उन्हें यह सवाल पसंद नहीं। वे बोले, 10th क्लास में हूँ।
तुम कहोगे उसमें तो मैं 2 साल पहले भी था, पर मुझे तो शिवपालगंज में इस क्लास से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं सूझ पड़ता। तुम जानते नहीं हो दादा, इस देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल बेकार है। बड़े बड़े नेता यही कहते हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। अब ये इसको क्या कहेंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। फिर तुम इस कॉलेज का हाल नहीं जानते, लुच्चों और शौधों का अड्डा है। मास्टर पढ़ाना लिखाना छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स बढ़ाते हैं। दिन रात पिताजी को नाक में दम किए रहते हैं, यह करो वह करो, तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी गर्दन पर मालिश करो। यहाँ भला कोई इम्तिहान में पास हो सकता है? हैं कुछ बेशर्म लड़के भी जो कभी कभी इम्तिहान पास कर लेते हैं, पर उससे कमरे में अंदर वैद्य जी मरीजों को दवा दे रहे थे। अचानक वे वहीं से बोले, शांत रहो रुपन, इस कुव्यवस्था का अंत होने ही वाला है। जान पड़ा कि आकाशवाणी हो रही है। घबराओ नहीं वासुदेव, कंस का काल पैदा होने ही वाला है। रुपन बाबू शांत हो गए। रंगनाथ ने कमरे की ओर मुंह करके जोर से पूछा, मामा जी आपका इस कॉलेज से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक? कमरे में वैद्य जी की हंसी बड़ी जोर से गूंजी। तुम जानना चाहते हो कि मेरा इस कॉलेज से क्या संबंध है? रुपन, रंगनाथ की जिज्ञासा शांत करो। रुपन ने बड़े कारोबारी ढंग से कहा, पिताजी कॉलेज के मैनेजर हैं, मास्टरों का आना जाना इन्हीं के हाथ में है। रंगनाथ के चेहरे पर अपनी बात का असर पड़ते हुए उन्होंने फिर कहा, ऐसा मैनेजर पूरे मुल्क में ना मिलेगा। सीधे के लिए बिल्कुल सीधे और हरामी के लिए खानदानी हरामी। रंगनाथ ने यह सूचना चुपचाप हजम कर ली और सिर्फ कहने की गरज से बोला, और कोऑपरेटिव यूनियन के क्या हाल है मामा जी? उसके भी तो कुछ थे नहीं हैं? रुपन बाबू ने जरा तीखेपन से कहा, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, हैं और रहेंगे। वैद्य जी थे, हैं और रहेंगे। अंग्रेजों के ज़माने में वे अंग्रेजों के लिए श्रद्धा दिखाते थे। देसी हुकूमत के दिनों में वे देसी हाकिमों के लिए श्रद्धा दिखाने लगे। वे देश के पक्के सेवक थे। पिछले महायुद्ध के दिनों में जब देश को जापान से खतरा पैदा हो गया था, उन्होंने सुदूर पूर्व में लड़ने के लिए बहुत से सिपाही भर्ती कराए। अब जरूरत पड़ने पर रातों रात वे अपनी राजनीतिक गुट में सैकड़ों सदस्य भर्ती करा देते थे। पहले भी वे जनता की सेवा जज की इजलास में जूरी और असेसर बनकर, दीवानी के मुकदमों में जायदाद के सुपुर्ददार होकर और गांव के जमींदारों में लंबरदार के रूप में करते थे। अब वे कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉलेज के मैनेजर थे। वास्तव में वे इन पदों पर काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पदों का लालच नहीं था, पर उस क्षेत्र में जिम्मेदारी के इन कामों को निभाने वाला कोई आदमी भी न था, और वहाँ जितने नवयुवक थे वे पूरे देश के नवयुवकों की तरह निकम्मे थे। इसलिए उन्हें बुढ़ापे में इन पदों को संभालना पड़ा था। बुढ़ापा? वैद्य जी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल तो सिर्फ अरिथमेटिक की मजबूरी के कारण करना पड़ा, क्योंकि गिनती में उनकी उम्र 62 साल की हो गई थी। पर राजधानियों में रहकर देश सेवा करने वाले सैकड़ों महापुरुषों की तरह वे भी उम्र के बावजूद बूढ़े नहीं हुए थे, और उन्हीं महापुरुषों की तरह वैद्य जी की यह प्रतिज्ञा थी कि जब हम बूढ़े तभी होंगे जबकि मर जाएंगे, और जब तक लोग हमें यकीन ना दिला दें कि तुम मर गए हो, तब तक अपने को जीवित ही समझेंगे और देश सेवा करते रहेंगे। हर बड़े राजनीतिज्ञ की तरह वे राजनीति से नफरत करते थे और राजनीतिज्ञों का मजाक उड़ाते थे। गांधी की तरह अपनी राजनीतिक पार्टी में उन्हें कोई पद नहीं लिया था, क्योंकि वे वहां नए खून को प्रोत्साहित करना चाहते थे। पर कोऑपरेटिव और कॉलेज के मामलों में लोगों ने उन्हें मजबूर कर दिया था, और उन्होंने मजबूर होना स्वीकार कर लिया था। पूरा की पूरा व्यंग्य है। वैद्य जी का एक पेशा वैद्यक का भी था। वैद्यक में उन्हें 2 नुस्खे खास तौर से आते थे, गरीबों का मुफ्त इलाज और फायदा ना हो तो दाम वापस। इन नुस्खों से दूसरों को जो आराम मिला हो वह दूसरी बात है, खुद वैद्य जी को भी आराम की कमी नहीं थी। उन्होंने रोगों के 2 वर्ग बना रखे थे, प्रकट रोग और गुप्त रोग। वे प्रकट रूप से और गुप्त रोगों की गुप्त रूप से चिकित्सा करते थे। रोगों के मामले में उनकी एक ये थ्योरी थी कि सभी रोग ब्रह्मचार्य के नाश से पैदा होते हैं। कॉलेज के लड़कों का तेजहीन मरियल चेहरा देखकर वे प्राय इस थ्योरी की बात करने लगते थे। अगर कोई कह देता कि लड़कों की तंदुरुस्ती गरीबी और अच्छी खुराक न मिलने से बिगड़ी हुई है, तो वे समझते थे कि वह घुमाकर ब्रह्मचर्य के महत्व को अस्वीकार कर रहा है। और चूंकि ब्रह्मचर्य को न समझने वाला बदचलन होता है, इसीलिए गरीबी और खुराक की बात करने वाला भी बदचलन है। ब्रह्मचर्य के नाश का क्या नतीजा होता है, इस विषय पर वे बड़ा खौफनाक भाषण देते थे। सुकरात ने शायद उन्हें या किसी दूसरे को बताया था कि जिंदगी में 3 बार के बाद चौथी बार ब्रह्मचर्य का नाश करना हो तो पहले अपनी कब्र खोद लेनी चाहिए। इस इंटरव्यू का हाल वे इतने सचित्र ढंग से पेश करते थे कि लगता था
ब्रह्मचार्य पर सुकरात उनके आज के अवैतनिक सलाहकार हैं। उनकी राय में ब्रह्मचर्य न रखने वाले का सबसे बड़ा हर्ज ये होता था कि आदमी बाद में चाहने पर भी ब्रह्मचर्य का नाश करने लायक नहीं रह जाता था। संक्षिप्त में उनकी राय थी कि ब्रह्मचर्य का नाश कर सकने के लिए ब्रह्मचर्य का नाश न होने देना चाहिए। उनके इन भाषणों को सुनकर कॉलेज के 3/4 लड़के अपने जीवन से निराश हो चले थे, पर उन्होंने एक साथ आत्महत्या नहीं की थी, क्योंकि वैद्य जी के दवा खाने का एक विज्ञापन था क्या कि जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। आशा किसी लड़की का नाम होता तब भी लड़के ये विज्ञापन पढ़ के इतने उत्साहित ना होते, पर वे जानते थे कि संदेश एक गोली की ओर जा रहा है जो देखने में बकरी की लैंडी जैसी है और पेट में जाते ही रगों में बिजली सी दौड़ाने लगती है। एक दिन उन्होंने रंगनाथ को भी ब्रह्मचर्य के लाभ समझाए। उन्होंने एक अजीब सा शरीर विज्ञान बताया, जिसके हिसाब से कई मन खाने से कुछ छटाक रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से कुछ और इस तरह आखिर में वीर्य की एक बूंद बनती है। उन्होंने साबित किया कि वीर्य की एक बूंद बनाने में जितना खर्च होता है उतना एक एटम बनाने में भी नहीं होता। रंगनाथ को जान पड़ा कि हिंदुस्तान के पास अगर कोई कीमती चीज है तो वह वीर्य ही है। उन्होंने कहा कि वीर्य के 1000 दुश्मन हैं और सभी उसे लूटने पर आमादा हैं। अगर कोई किसी तरकीब से अपना वीर्य बचा ले जाए तो समझो उसका पूरा चरित्र बचा ले गया। उनकी बातों से लगा कि पहले हिंदुस्तान में वीर्य रक्षा पर बड़ा जोर था और एक ओर घी दूध की तो दूसरी ओर वीर्य की नदियां बहती थी। उन्होंने आखिर में एक श्लोक पढ़ा जिसका मतलब था कि वीर्य की एक बूंद गिरने से आदमी मर जाता है और एक बूंद उठा लेने से जिंदगी हासिल करता है। संस्कृत सुनते ही शनिश्चर ने हाथ जोड़कर कहा, जय भगवान की। उसने सिर जमीन पर टेक दिया, श्रद्धा के आवेग में अपना पिछला हिस्सा छत की ओर उठा दिया। वैद्य जी और भी जोश में आ गए। रंगनाथ से बोले, ब्रह्मचर्य के तेज का क्या कहना, कुछ दिन बाद शीशे में अपना मुंह देखना, तब ज्ञात होगा। रंगनाथ सिर हिलाकर अंदर जाने को उठ खड़ा हुआ। अपने मामा के स्वभाव को वह पहले से जानता था। रुपन बाबू दरवाजे के पास खड़े थे। उन पर वैद्य जी के भाषण का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने रंगनाथ से फुसफुसा कर कहा, मुंह पर तेज लाने के लिए आजकल ब्रह्मचर्य की क्या जरूरत है, वह तो क्रीम पाउडर के इस्तेमाल से भी आ जाता है। अब इसके बाद 5वां दृश्य है जो कल की नई कक्षा में देखेंगे। आज आप वैद्य जी से, उनके इलाज करने के तरीके से, उनके विचारों से सबसे परिचित हो लिए हैं। ठीक है, मिलती हूँ पुनः आपसे कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इसे पढ़ रहे हैं तो हमारा चैनल है हिंदी नेटशाला, उसकी प्लेलिस्ट अवश्य चेक करिएगा। वहाँ आपको क्रमबद्ध रूप से आपके सिलेबस की प्लेलिस्ट बन जाएगी, जिसमें आपका पूरा सिलेबस एकदम अपडेटेड यानी न्यू सिलेबस के अनुसार लगा हुआ है। मिलती हूँ पुनः, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।